आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कल समझा चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और 5 भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कल इंट्रोडक्शन दिए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3, उसे कितने वेरिएशन होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उसके 3 कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी में आ जाता है उसका सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद जो आता है वो सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में रखते हैं, जिसके विषय में हम आपको रूल्स में लिखा चुके हैं, कौन सा आइटम जुड़ता है, कौन सा आइटम घटता है। और नहीं समझ में आया फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। बट खाली इतना याद रखना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी संपत्ति आती है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। क्लियर। अब आता है दूसरा एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जितने भी अस्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स जो भी होगा सारा का सारा किस एक्टिविटीज में जाएगा आपका, वो चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कंपनी का शेयर कैपिटल, कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के मतलब अंडर में जितना भी आइटम्स होगा, और शेयर कैपिटल के अंडर में जितना भी आइटम्स होगा, शेयर कैपिटल वही होगा, एक प्रेफरेंस और एक होगा आपका इक्विटी, ये सारा चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो हम आपको कल ही बताया था कि हम लोग तीनों को अलग अलग करके समझेंगे। जिस तरह से हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, पहले क्या सीखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर सीखते हैं पीएल अकाउंट और फिर सीखते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट। तो अगर हम लोग बोल दे फाइनल अकाउंट बनाने का तीनों एक्टिविटीज बनाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सीखेंगे अच्छे से, फिर इन्वेस्टिंग सीखेंगे और अंत में हम लोग फाइनेंसिंग सीखेंगे, और तब हम लोग बनाना सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हम लोग। ऑपरेटिंग में एक फंडा होता है, ऑपरेटिंग में फंडा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समस्या है। जब प्रश्न में क्लियर बोल दे डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए, तो ऑपरेटिंग में डायरेक्ट से आपको बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ऐसा कोई फंडा नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा है। तो चलो इस क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे आज 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल दिया गया डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं कल, जो हम आपको सेकंड वीडियो भेजे थे। सेकंड फार्मूला जो डायरेक्ट का सेम टू सेम उस फार्मूला पे उसको नोट्स कर दिए, उतार दिए। अब देखो हम बनाने का तरीका कैसे बताते हैं आपको। सबसे पहले सारा इनकम को हम लोग एक जगह लाकर रखेंगे। इनकम जो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये एक तरह का इनकम हुआ, माल बेचे, सेल्स का मतलब बिक्री होगा तो पैसे इनकम ही ना होगा जी। उसके बाद हम लोग जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको एक रूल्स बताया था, उसमें सेकंड वाला जो रूल्स है डायरेक्ट का वो देखेंगे। उसमें ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, उसको हम लोग प्लस करते हैं, उसका ऑपोजिट माइनस करने के बाद जो रिसीव्ड होता है पैसा, उसका नाम होता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। आपको प्रोसीजर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये इसको ए मान लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स लाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, वही हिस्से में होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 5 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ। उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, टोटल परचेज निकलता है। अभी कैश पेड टू सप्लायर नहीं निकला, टोटल हम एकदम फॉर्मूला पे सेटअप कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या करें, ओपनिंग बैलेंस, इसका ऑपोजिट, अब इसका ऑपोजिट लेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस डेटर और क्रेडिटर्स का हम लोग प्लस किए थे। अब देखो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, टोटल परचेज में सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा हमको, सेम टू सेम। क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से इसमें हम लोग क्या किए थे, ओपनिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को प्लस किए थे, अब क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को माइनस किए थे। ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। अब देखो करना क्या है, आप जब टोटल परचेज निकल गया, ओपनिंग मतलब क्लोजिंग स्टॉक जोड़कर ओपनिंग स्टॉक घटा दिया, मेरा निकल गया टोटल परचेज, उस फिर क्या किया, ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को प्लस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को माइनस करेंगे। तो रिजल्ट जो निकलेगा मेरा, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 और ओपनिंग बिल्स पेबल 2,000, दोनों को माइनस कर दिए तो मेरा निकल गया कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर कितना निकला, 4,89,000। ब्रैकेट में इसको रख के माइनस करना है इसको इससे,
इसको इससे माइनस करना है, इसलिए इसको यहां पे लाकर ब्रैकेट में रखे हम लोग। इसको हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए। आपका दो चीज क्लियर हो चुका है। आपका क्या निकल गया, एक निकल गया आपका कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दूसरा निकल गया कैश पेड टू सप्लायर। अब होता है हम लोग लिखते हैं कैश पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो या फिर सैलरी वगैरह हो या फिर अदर एक्सपेंस हो, सारा आ जाता है आपका कैश पेड टू एम्प्लॉय में। तो कैश पेड टू एम्प्लॉयज में अदर एक्सपेंस दिया हुआ 85,000, जो कि देखेंगे आप आपका पीएल अकाउंट में जो ऊपर है पीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ, उसमें दिया हुआ आपका साफ लिख दिया गया है, उसमें दिया गया कितना आपका 85,000 रुपया का आपका दिया हुआ क्या अदर एक्सपेंस। उस अदर एक्सपेंस में क्या करेंगे, नीचे देखेंगे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग याद रखना है हमेशा, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ओपनिंग डेट का प्लस करेंगे और प्रीपेड क्लोजिंग डेट का प्लस करेंगे। अब वो उसको नोटिस मत नहीं करना आपको, एनपीओ को, तो इसको प्लस करके और इसका ऑपोजिट माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, कैश पेड टू एम्प्लॉय, इसको सी मान लिए हम लोग। तो अब देखो ए में से बी और सी को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कितना निकल गया आपका 1,08,000 लिखे ना यहाँ पे, ए माइनस और बी, ए में से क्या किया बी और सी को माइनस कर दिए, तो मेरा निकला 1,78,500। उसमें से लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स जो होता है इनकम टैक्स को माइनस करते हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव आया तो यूज्ड और पॉजिटिव आया तो फॉलो। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक उसी फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको दिए हैं स्ट्रक्चर, पर थोड़ा सा कुछ कुछ हम चेंज किए हैं, हल्का फुल्का कुछ हेडलाइन वगैरह इसमें लिखे हैं जो माइनर बात है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आपको हम 5 नंबर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे सेम प्रोसीजर, रेवेन्यू टोटल सेल्स दिया हुआ, रेवेन्यू प्रो ऑपरेशन, यही काम करेंगे। रेवेन्यू प्रो ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे ठीक से फिर उसी तरह से डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कितना है 50 और 20 है, जोड़ देंगे और क्लोजिंग घटा देंगे तो क्या निकलेगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब लेस करेंगे हम लोग कैश पेड टू सप्लायर, यानी ये निकल गया बी नंबर पे कैश पेड टू सप्लायर में सबसे पहले क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा टोटल परचेज निकल जाएगा। टोटल परचेज में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों नहीं है, बिल्स पेबल दोनों नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर्स है। तो सिर्फ एक ही आइटम लेगा तो एक ही को लेंगे, दोनों है दोनों लेंगे। रूल्स है डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जब दोनों में से कोई एक ही रहे तब दोनों कहां से लाएंगे, कोई एक ही लेंगे। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स को प्लस करें, क्लोजिंग घटाएंगे तो निकल जाए कैश पेड टू सप्लायर, इसको बी मान के इसको ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद देखिए अब लिखेंगे हेडलाइन सी नंबर में कैश पेड टू एम्प्लॉय। कैश पेड टू एम्प्लॉय में सैलरी आता है, याद रखना। देखो ऊपर में देखो सैलरी दिया हुआ है ना 70,000 रुपया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में सैलरी दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ब्रैकेट में सैलरी लिखा हुआ है। सैलरी के साथ क्या आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें प्रीपेड तो नहीं है, इसमें सैलरी के साथ सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जोड़ देंगे और एंडिंग घटा देंगे तो इसको यहाँ रख देंगे। ये हो गया। जैसे यहाँ पे हेडलाइन लिखे वैसे यहाँ पे भी जगह नहीं था तो हेडलाइन नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख के, यहाँ इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, हल्का सा नीचे कर देना है, जैसे यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे नीचे करके आप लिख सकते हैं कैश पेड टू एम्प्लॉयज। ये आपका निकल गया सी नंबर, क्लियर। अब इसमें डी नंबर का भी कंडीशन है। अब डी नंबर है कंडीशन क्या है, इसमें इंश्योरेंस भी दिया हुआ अलग से, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ, पहले से भी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ, अदर एक्सपेंस में रखा गया ब्रैकेट में, उसको अदर एक्सपेंस के श्रेणी में उसको रखा गया है, ब्रैकेट में रखा है। तो अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस यहाँ पे है, क्लियर लिख दिया है, अदर एक्सपेंस है ब्रैकेट में इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस 10,000 रुपया है। तो आपका जो डी नंबर का जो हेडलाइन होगा, तो हेडलाइन में कैश पेड टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप कैश पेड टू लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस, अब मेरा डी नंबर का हेडलाइन होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड में इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा देना, इस तरह अदर एक्सपेंस दिखाए थे, और इसमें प्रीपेड है,
जिस तरह से आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं उसका प्रीपेड भी यहाँ पे यूज कर चुके हैं। प्रीपेड में क्या होता है, एंडिंग ईयर का जुड़ता है और बिगिनिंग ईयर का घटता है, जो निकलेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डी नंबर निकल जाएगा। उसके बाद ए में से बी सी डी तीनों माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। और क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है या नहीं देखते हैं। क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ है तो आप ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे लाइन, डायरेक्ट ए में से बी सी डी घटाएंगे तो निकल जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब इनकम टैक्स क्वेश्चन में रहे तब जाके ये लिखेंगे, अन्यथा इनकम टैक्स नहीं रहे तो ये लाइन लिखने का हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं उसको। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपका डायरेक्ट मेथड का समस्या खत्म, अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। मतलब कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट का ही चीज है और इनडायरेक्ट में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, डायरेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, डायरेक्ट खत्म हो चुका है आपका। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट, जो आपको बनाने में काफी इंटरेस्टेड है, मजा आएगा और उसको कभी नहीं भूलेंगे आप। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 बना के हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए सब लोग।